स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 में चैप्टर 4। हमारे चैप्टर का नाम है नन्हा फनकार। ओके बच्चों, चलो अपनी किताब को ओपन करो। बच्चों, आपने आपकी हिंदी की किताब को खोला, पेज नंबर 33। ये हमारा पेज नंबर है 33। हमारे पाठ का नाम है नन्हा फनकार, चैप्टर 4। ओके बच्चों, आपने अपनी किताब को खोला ना? ठीक है, चलो हम इसमें क्या एक नन्हा फनकार मतलब एक नन्हा बच्चे के लिए बताया गया है। चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चे का नाम है केशव। ओके, वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। इस बच्चे के लिए बच्चों बोला गया है कि एक बच्चा है, वो जल्दी जल्दी आके बैठ गए। उसने थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, प्रार्थना की, कुछ बोला मंत्र, और फिर छेनी हथौड़ा ये सब लेकर काम में जुट गया, मतलब अपना काम करने लग गया। कुछ दिन पहले ही उसने एक पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियों उकेरना शुरू किया था। क्या उसने काम शुरू किया था? उसने पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियों उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अध बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। बच्चे ने काम शुरू किया। काम भी कैसा किया कि छेनी की नोक टिकाई, एक अध बनी अधूरी घंटी पर, एक घंटी बनी हुई होगी, वो भी आधी बनी हुई थी, उस पर नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुटना टक्कर तो काम करने लगा। देखो बच्चे, चित्र में दिख रहा है ये घंटी आधी बनी हुई थी, तो बच्चे ने क्या किया, ये देखो छेनी है और इसके हाथ में क्या हथौड़ा है, उसके ऊपर टिकाई ना अपना काम शुरू कर दिया। हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें चिकोड़ लेता। आप कोई बच्चा ऐसा होता है, कोई एकदम से आवाज़ होती है तो हमारी आंखें पलक बंद हो जाती है ना? साथ ही साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। सभी बच्चे उसके उधर भी अपने क्या बोला गया कि हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ ही साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। मतलब क्या, वो एकदम से हथौड़ा मारता है इस पर तो उसकी आंखें बंद हो जाती, वो मन में कुछ ना कुछ बोलता। उसके चारों दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे, मतलब इसके साथ उसके भी जो फ्रेंड सर्कल होगा उसके काम करने सभी अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था। ये बच्चा है वो कितने साल का बच्चों? 10 ईयर, मतलब 10 साल का बच्चा था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। वो भी नया नया काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। उसके पापा उसको बोलते कि बच्चा ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, तो वो तुरंत वो काम कर देता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। सभी काम कर लेता था पर घंटियों बनाना ही वो उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इकलाकर चलते हुए घोड़े से सब पत्थर पर केल पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते थे। बच्चे को क्या था, उसको भी ऐसे नए नए काम करने थे। कैसे काम करने थे? महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इकलाकर चलते हुए। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बच्चे के माता पिता पहले कहाँ रहते थे? गुजरात में रहते थे और अब आगरा में जाकर रहने लग गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। क्या उस समय क्या था?
कि अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। तो केसर के पिता ने को ये काम मिल गया, मतलब उनको आगरे किले में काम करने को काम मिल गया था। वो केसर का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। केसर का जन्म भी कहाँ हुआ? आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव में जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। केसर का जन्म कहाँ हुआ था? आगरे में हुआ था। उसे गुजरात के, उनके माता पिता पहले गुजरात के पुश्तैनी गांव में रहते थे, तो वहाँ जाने का उसको फिर से मौका नहीं मिला, मतलब फिर से वो कभी वहाँ गया ही नहीं था। आगरे की गलियाँ और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। उसको आगरे में रहता इसलिए उसका घर गांव में क्या आगरा हो गया था। तो आगरे की गलियाँ और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी, कि वहाँ पे इतना काम चल रहा था ना हथौड़े के, तो कोई ठक ठक बोल रहा है कि खटखट की आवाज़ आ रही थी, तो उसको किसी कदमों की आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। उसके पास में कोई आके खड़ा हो गया और उसको पता भी नहीं चला। तो क्या बोला उसने, जो आया उन्होंने, कि माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। केशव को पूछा। पीछे मुड़कर केशव ने एक आंख उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। केशव के पीछे उन्होंने देखा तो उसको एक आदमी दिखाई दिया। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई है, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा हूँ? केशव ने क्या बोला कि हाँ, ये घंटियाँ मैंने बनाई हुई है, क्या मैं ये काम कर रहा आपको दिखाई नहीं दे रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तरकी से जवाब दिया। क्या बोला कि देखो मैं ही पत्थर पे काम कर रहा हूँ, ऐसे उसने जवाब दिया। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूँ। तो आदमी ने क्या बोला, यहाँ मुझे दिख तो रहा है, तो तुम इतने छोटे हो ना, इसलिए मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो केशव ने क्या बोला कि मैं 10 साल का हूँ। केशव ने कि मैं तो 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुआ बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। आदमी ने बोला कि तुम तो आप तो बहुत बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला था। वह सफ़ेद अंग रखा और पाजामा पहने हुए था। केशव ने उसको ध्यान से देखा। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको इस चित्र में। देखो इस आदमी के लिए बताया गया, उसने लाल कलर की पगड़ी पहनी हुई है, सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं, है ना। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और अंगूठियों को देखते हुए सोचा। उसके हाथ में अंगूठियाँ पहनी हुई थी, गले में बड़ी बड़ी माला थी। तो उसने सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों से ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुँह आईना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरह इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले ही केशव को जवाब देता उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े हो केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की गुर्जत कैसे की तूने? झुककर सलाम करी नहीं। किसने बोला? चौकीदार ने आके बताया कि ये तो राजा है, और केशव तो इनके सामने कैसे बैठा हुआ है। उनको झुककर नमस्कार कर। अब केशव का माथा टंका, उसे कुछ न कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी ने सैनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया।
अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। उसने झुककर नमस्कार किया, उसको देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली ही न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमझ में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्का से काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर वह अब डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अकबर उसको देख रहा था और नन्हापन का सोच रहा था कि मैं अब काम करूं या उनको देखता रहूं, कि उनका इंतजार करूं कि वो मुझे बोले काम करने के लिए। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाले पेज है हमारा 36 पेज नंबर, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज का हमारा होमवर्क है आपके लिए, ये नन्हा फनकार का वह से लेकर जन्म भी, यहाँ तक आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। ओके बच्चों, आगे का हम कल पढ़ेंगे भाग 2 में।